गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आप लोग। और आज हम अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है बच्चों फाइनेंशियल मार्केट। ये चैप्टर नंबर 12 है हमारा, पार्ट बी का। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स पढ़े और पार्ट बी में 4 है, 3 पढ़ चुके हैं, चौथा और आखिरी स्टार्ट करना है रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। हाँ, रस्म पूरी कर दीजिए। 8 प्लस, चलो 4 ही बोल दो, अब तो फाइनली नक्की हो गया, नाम तो बता ही सकते हो। ठीक है जी, पार्ट ए में शुरू हो जाओ। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। बैक टू बैक 5 बच्चे। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर हमने पढ़ा पार्ट बी में क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट, और उसके बाद हाल फिलहाल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। टैगलाइन देखोगे तो आप लिखा हुआ है अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। बच्चों होता क्या है कि दो पार्टीज होती है, एक तो हाउस होल्ड, ठीक है, और दूसरी होती है बिजनेस फर्म्स। कौन होती है? बिजनेस फर्म्स। जो हाउस होल्ड होते हैं वो पैसा क्या करते हैं? सेव करते हैं। क्या करते हैं? सेव करते हैं। हाउस होल्ड पैसा सेव करते हैं और सेव करके उसे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। जो बिजनेस फर्म्स होती है वो, जो बिजनेस फर्म्स होती है वो क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। अब ये जो हाउस होल्ड है ये पैसे को सेव करके, सेव एंड इन्वेस्ट, पैसे को सेव करके जो इन्वेस्ट करते हैं, इसके बच्चों दो ऑप्शन हो सकते हैं। कितने ऑप्शन हो सकते हैं? दो ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बैंक, फर्स्ट वन इज बैंक एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स। ये जो हाउस होल्ड अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं सेव करके, वो दो जगह कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं फॉर्मल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल ऐसे तो कहीं पे भी कर सकते हैं। फॉर्मली मैं दो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक बैंक में कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल मार्केट में कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अभी मान लिया ये जो बंदे, जो हाउस होल्ड है, ये बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो नमन भैया क्या उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले? नहीं बेटा नहीं, हम इस चैप्टर में बैंक के बारे में पढ़ने वाले नहीं है। बिकॉज ये हम किस में पढ़ चुके हैं? ये इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। हम किस में पढ़ चुके हैं? जहाँ पे हमने बैंक के बारे में देखा कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, किस किस में हेल्प करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ के आए। यानी कि ये पोर्शन तो ऑलरेडी डन है बैंक वाला। आज बारी किसकी है बच्चों? फाइनेंशियल मार्केट की। ये जो हाउस होल्ड है ये पैसा कहां पर और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मार्केट, और इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है। अच्छा, हाउस होल्ड ने पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया और वो बिजनेस फर्म्स में किया। किस में किया? बिजनेस फर्म्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक बैंक और एक फाइनेंशियल मार्केट। नमन भैया यार ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है हमें। चलो अगर आप ये बोलते हो सेकंड वाला फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से हम बिजनेस फर्म्स में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा होगा कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, नॉर्मल नॉर्मल जो हमें ऊपर से समझ में आ रहा है। और शेयर मार्केट में शेयर्स मिलते हैं। शेयर्स किसके मिलते हैं? बिजनेस फर्म्स के मिलते हैं, माने कंपनीज के मिलते हैं।
तो इसका मतलब वो तो समझ में आता है अपने को कि हाउस होल्ड सेव करके इन्वेस्ट करता है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट इन द बिजनेस फर्म्स। ये प्रोसेस हल्की हल्की हमें समझ में आती है। लेकिन आपने बोला कि हाउस होल्ड पैसा सेव करता है और सेव करके इन्वेस्ट करता है बिजनेस फर्म्स में, लेकिन कैसे? बैंक से बैंक के थ्रू। ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है हमें। नहीं बेटा, बिल्कुल भी अजीब नहीं है। हो सकता है, बता सकते हो? वेरी गुड। भाई जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड क्या करके आता है? बैंक में पैसा डिपॉजिट करा के आता है, बैंक उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। और सारे बच्चों को पता है बैंक के दो फंक्शन होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। तो हाउस होल्ड ने पैसा जमा कराया बैंक में, और बिजनेस फर्म ने लिया पैसा किससे? बैंक से, इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ डेट। अल्टीमेटली वो पैसा था किसका? हाउस होल्ड का। तो हाउस होल्ड ने वो अल्टीमेटली किया तो इनडायरेक्टली, लेकिन किया तो ना इन्वेस्ट किसमें? बिजनेस फर्म्स में। समझ में आती है बात? दैट्स वाई बच्चों ये वाला पोर्शन तो अपन लोग इधर कवर करेंगे नहीं, बिकॉज ये हम कवर कर चुके इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और प्रॉपर हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, फिर ये जो बिजनेस फर्म्स होती है, ये जो बिजनेस फर्म्स होती है, ये भी तो क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। क्या करती है? क्या इन्वेस्ट ये हाउस होल्ड के पास करेगी? नहीं, इन्वेस्ट इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। वो क्या करती है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। नमन भैया ये भी पढ़ेंगे हम, पढ़ चुके हैं हम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो बात कर रहा है बेटा। इसकी बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। फिर ये इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट करती है बिजनेस फर्म्स, और वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है? ये हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड उस टाइम पे कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और पूरा पूरा फोकस हमें लगाना है बच्चों किसके ऊपर? फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। किसके ऊपर? फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, कि फाइनेंशियल मार्केट में पैसा किस किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये अभी हमने एक टैगलाइन देखी, फाइनेंशियल मार्केट अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स, है ना? वहां पे थोड़ा इन्वेस्टर का मीनिंग टेक्निकल है ना? जैसे इन्वेस्टर तो ये भी है, इन्वेस्टर तो ये भी है, इन्वेस्टर तो वो भी है। वो टैगलाइन में इन्वेस्टर किसको बोला गया है? हाउस होल्ड को कि बिजनेस फर्म्स को? बिजनेस फर्म्स को। अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। ये सेवर और वो इन्वेस्टर, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है। ऑल्दो ये भी क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। ये भी अपने लेवल से पैसा क्या ही कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, तो एक बात तो समझ में आ रही है हल्की फुल्की सी हमें, कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो किसको मिलाने का काम करता है? हाउस होल्ड को बिजनेस फर्म से मिलाने का काम करता है। ये दोनों के बीच की खिड़की है। अगर हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट की खिड़की से झांके तो इसे कौन दिख जाएगा? इसे बिजनेस फर्म्स दिख जाएगी। कौन दिख जाएगी? बिजनेस। तो वो एक लिंक का काम करती है, किन के बीच में? हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के बीच। कौन करती है लिंक का काम? फाइनेंशियल मार्केट। बात समझ में आती है आपको? ये है बच्चों इस चैप्टर का बेस। आपकी अगर इजाजत हो तो आगे चालू कर सकते हैं, नेक्स्ट पढ़ सकते हैं इसका। चलो देखो जी, फाइनेंशियल मार्केट्स अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये मैंने आपको समझाया, इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इन एवरी इकोनॉमी देयर आर टू मेन सेक्टर्स। कह रहे कि हर एक इकोनॉमी में क्या होते हैं बच्चों? दो मेन सेक्टर होते हैं। कौन होते हैं? दो मेन सेक्टर होते हैं। कौन कौन? एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म। ऐसे ही लगभग लगभग हमने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो वहां पे भी चीजें देखी थी। भाई सबको रिवीजन कराना है ना? याद है ना आपको? हाँ जी। तो वहां पे भी कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। और दूसरी पार्टी कौन होती है? वहां पे भी बिजनेस फर्म्स होती है। हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा करके, और बिजनेस फर्म्स क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। खैर, इकोनॉमिक्स तक सीमित था, यहाँ पे थोड़ा दूसरे पर्पज से देखना है। हाउस होल्ड सेव द फंड्स एंड आर नोन एज सेवर्स। हाउस होल्ड क्या करते हैं? पैसे को
सेव करते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है, सेवर। बिजनेस फर्म्स इन्वेस्ट द फंड्स एंड आर नोन एज इन्वेस्टर्स। जो बिजनेस फर्म्स होती है वो इन्वेस्ट करती है पैसे को डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं इधर, इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं। आगे कह रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट लिंक क्रिएट करने का काम करती है इन दो सेक्टर्स के बीच में, माने हाउस होल्ड के बीच में और बिजनेस फर्म्स के बीच। दिस इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन और मोबिलाइजेशन और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और टेक्निकल है जो लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं है, वो बहुत इजी है, मैं आपको बता चुका हूं। ये जो फाइनेंशियल मार्केट दो पार्टी को मिलाने का काम करती है, इसी चीज को बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एलोकेट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करा रही है, हेल्प करा रही है। दिस इज कॉल्ड एज एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अभी तो आगे और आएगा, अभी तो ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, नाम ही नाम बोला इधर, अभी तो प्रॉपर समझाएगा, आगे टॉपिक आएगा, ठीक है ना। एलोकेटिव फंक्शन, बेटा आज मेरे पास मान लिया पैसा है, आज मेरे पास पैसा है और मेरे पास 5,000 ऑप्शन है इन्वेस्ट करने की, मतलब लगभग लगभग 5,000 क्या है, लिस्टेड कंपनीज है, उसके भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब मैं किस कंपनी में कितना पैसा लगाऊंगा, इसमें मेरी हेल्प करेगी कौन, फाइनेंशियल मार्केट। कौन हेल्प करेगी, फाइनेंशियल मार्केट। बिकॉज वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो 5,000 से ज्यादा कंपनीज क्या है, लिस्टेड है, और मैं क्या करूंगा, अपने फंड्स उनमें क्या करूंगा, एलोकेट करूंगा कि इसमें इतना पैसा लगाना है, इसके इतने शेयर्स खरीदने, इसके इतने शेयर्स खरीदने। दिस इज कॉल्ड एज एलोकेटिव फंक्शन। इसको मोबिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन क्या होता है, मोबिलाइजेशन, मोबाइल, मूव होना, क्या होना, तो फाइनेंशियल मार्केट मूव भी तो करा रही है, किसको मूव करा रही है, फंड्स को। किसको मूव करा रही है, दैट्स व्हाई इसको मोबिलाइजेशन भी हुई। मतलब इसका ये जो काम होता है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, जो हाउस होल्ड होता है उसकी जेब से पैसा निकलवा करके किसके पास तक पहुंचाने का काम करती है, बिजनेस फर्म। इसी को तो बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन, इसी को बोलते हैं मोबिलाइजेशन, और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। किसका किसका इंटरमीडिएशन होना, फंड्स का। जब फंड्स का इंटरमीडिएशन होता है मतलब कोई बंदा दो पार्टी को लिंक कराता है फाइनेंस को लेकर के, तो उसी चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। बात समझ में आती है आपको। आगे बोल रहे हैं देयर आर टू मेथड्स थ्रू व्हिच फंड्स कैन बी एलोकेटेड और मोबिलाइज्ड। दो तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम अपने फंड्स को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे और मोबिलाइज करेंगे, ठीक है ना, मूव करेंगे फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस फर्म्स। फर्स्ट वन इज बैंक्स एंड द सेकंड वन इज फाइनेंशियल मार्केट्स। मैं समझा चुका हूं आपको। Households can deposit their surplus funds with banks, who in turn lend these funds to business firms. कह रहे जो हाउस होल्ड होते हैं वो अपने सरप्लस फंड्स को कहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक्स में, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। माने कोई सेविंग में डिपॉजिट कराएगा, कोई रिकरिंग में कराएगा, कोई एफडी कराएगा, कोई करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा, ठीक है ना। हु इन टर्न लैंड दीज फंड्स टू बिजनेस फर्म। बैंक वापस से क्या करता है, इन फंड्स को अपने पास तो रखता नहीं है, किसको लैंड कर देता है, किसको दे देता है लोन के फॉर्म में, बिजनेस फर्म। यानी कि पैसा तो हमारा लगा ना बिजनेस फर्म में, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगा, इनडायरेक्टली लगा। हाउस होल्ड कैन बाय सिक्योरिटीज। हाउस होल्ड क्या भी बाय कर सकते हैं, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स बाय कर सकते हैं, डिवेंचर्स बाय कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, बॉन्ड्स वगैरह हो गए या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हो गए, आगे आएंगे तो मैं वन बाय वन उनकी बात करूंगा, ठीक है ना। तो वो सिक्योरिटीज भी क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। कहां से, बैंक से कि फाइनेंशियल मार्केट से, बैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट। अप्रोप्रिएटली तो किससे करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट से करेंगे, टू प्रोवाइड फंड्स टू बिजनेस फर्म, ताकि फंड्स मिल जाए, किस फंड्स अवेलेबल हो जाए किसको, बिजनेस फर्म। ये था इसका बेसिक इस चैप्टर का। अब बात करते हैं कि जी फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, ये जरूरी नहीं है आज के टाइम में प्लेस हो। एक जमाना हुआ करता था कि जब फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेस हुआ करता था। जैसे मुंबई में जाओगे तो आप दलाल स्ट्रीट, किसी को अगर शेयर परचेज करने होते थे तो उधर जाकर के फिजिकल क्या होती थी, ट्रेडिंग होती थी, फिजिकली ट्रेडिंग करनी होती थी।
लेकिन आप मुझे बताओ, आज आज क्या हमें किसी प्लेस पे जाने की जरूरत है? फाइनेंशियल मार्केट, अरे कोई भी मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, इंटरनेशनल मनी मार्केट हो, आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, स्पॉट मार्केट हो, फॉरवर्ड मार्केट हो, प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी, जितनी भी मार्केट है, नॉर्मल मार्केट हो, वो सब आपके पास है मार्केट। आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिस मार्केट में सिक्योरिटीज जिस मार्केट में सिक्योरिटीज या तो क्रिएट होती है या तो एक्सचेंज होती है, या तो क्रिएट होती है या तो एक्सचेंज होती है, या तो क्रिएट होती है या तो एक्सचेंज होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, टी बिल्स, है ना, कॉल मनी, और भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं जिनके थ्रू पैसा उठाया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो डेट नेचर की है या इक्विटी नेचर की है, वो डिपेंड करता है ना। लेकिन जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप पैसा उठा सकते हो मार्केट से, वो क्या होती है, सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे सिक्योरिटीज क्रिएट होती है और सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती है। बेटा क्रिएशन में और एक्सचेंज में फर्क होता है। हाँ जी, क्रिएट मतलब बनती है, सिक्योरिटीज बनती है जिस कंपनी ने अपने नए शेयर आईपीओ लेके आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक कम अभी जैसे बहुत सारी कंपनी, अभी हाल फिलहाल में मामाअर्थ ने लेके आया अपना आईपीओ, ठीक है ना। तो पहले वो लिस्टेड कंपनी नहीं थी, अभी वो क्या बनी, लिस्टेड कंपनी बनी। तो पहली बार मार्केट में शेयर आए ना, वो सिक्योरिटी मामाअर्थ के जो शेयर्स थे वो क्या मार्केट में पहले एग्जिस्ट करते थे क्या? अभी उसकी मामाअर्थ तो चलो फिर भी थोड़ा टाइम हो गया उसे, अभी एक और कंपनी के का आईपीओ आया, अभी कुछ ही, आई थिंक 15 एक दिन भी नहीं हुए, आज क्या तारीख है, 15 एक दिन हो गए, 15-17 दिन हो गए, नोवा एग्रीटेक। हाँ जी, क्या इनके इनके जो शेयर्स थे क्या वो मार्केट में पहले एग्जिस्ट करते थे? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते थे, और पहली बार शेयर आए, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज हुई है, क्रिएट हुई है, क्रिएट हुई है। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, क्या जो पहली बार सिक्योरिटीज आती है केवल, मतलब सिक्योरिटीज पहली बार आ सकती है? जो ऑलरेडी है सिक्योरिटीज, जो बरसों से जो कंपनीज काम कर रही है, जिनके शेयर्स है, क्या उनमें ट्रेडिंग नहीं होती, उनमें डीलिंग नहीं होती? तो वहां पे वो सिक्योरिटीज क्रिएट हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। जब कंपनी पहली बार शेयर्स लेके आती है मार्केट में, तो सिक्योरिटीज क्रिएट होती है, और एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज होती है जब उनमें ट्रेडिंग होती है, उनकी बाइंग सेलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज या एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो बच्चों फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये दोनों ही काम होते हैं, और इसी से बच्चों पता चल जाना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट के दो बच्चे होते हैं, एक प्राइमरी बच्चा और एक सेकेंडरी बच्चा। कौन सा बच्चा? एक प्राइमरी बच्चा और एक सेकेंडरी बच्चा, माने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। बहुत सिंपल, बहुत आसान। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती है, यानी कि प्राइमरी मार्केट के अंदर सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्रिएशन होता है फाइनेंशियल एसेट्स का या सिक्योरिटीज का। जबकि जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है उनकी खरीद बेच होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में कभी भी क्रिएशन नहीं होता, क्रिएशन होता है प्राइमरी मार्केट में। एक बार मार्केट में वो प्राइमरी मार्केट में लॉन्च हो गए आपके शेयर, आईपीओ आ गया, उसके बाद फिर वो ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। पहले अलॉट होते हैं, अलॉट होकर लिस्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनमें क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, और ट्रेडिंग प्राइमरी में नहीं होती, वो सेकेंडरी मार्केट में। बात समझ में आती है? चलो देखो, अब फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट, ये एक ऐसी मार्केट होती है फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, जहां पे फाइनेंशियल असेट्स माने सिक्योरिटीज क्या होती है, एक तो क्रिएट होती है और एक एक्सचेंज होती है। अब ये जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे आपको तीनों तरीके की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, आपको मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए यहाँ पे तो वो भी मिल जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। माने 1 साल तक के लिए, अगर आप, अभी मैं ही किसके लिए बोल रहा हूँ, लेट सपोज मैं इन्वेस्टर हूँ, हाउस होल्ड हूँ, और आप बिजनेस फर्म्स हो,
तो इस मार्केट के अंदर आपकी सब तरह की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अगर आपको 1 साल तक के लिए चाहिए पैसा, तो वो भी आप सीपी वगैरह, या मैं पढ़ाऊंगा आगे चीजें, तो वो इश्यू करके आप क्या कर सकते हो, पैसा उठा सकते हो। आपको पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए और 5 साल से कम के लिए चाहिए, तो आप वो मतलब उस तरह की सिक्योरिटीज भी क्या कर सकते हो, इश्यू कर सकते हो और पैसा उठा सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, 5 साल से ज्यादा के लिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तो वो भी क्या कर सकते हो, आप पैसा उठा सकते हो। इट प्रोवाइड्स शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस फर्म्स। फाइनेंशियल मार्केट शॉर्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म फंड्स भी प्रोवाइड करती है, किसको, बिजनेस फर्म्स को। अब वो जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वो समझा रहा है। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स मींस एन इनिशियल इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। क्यों देती, बात समझ में आती है क्या? Whereas the exchange of financial assets means to purchase and sale of existing securities. Existing जो पहले से क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। पीछे जैन साहब, बात समझ में आती है? क्रिएशन का मतलब क्या है, जब सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम आती है, जब पहली बार सिक्योरिटीज इशू की जा रही है, वो होता है क्रिएशन। और जब जो ऑलरेडी है मार्केट में उसमें ही बाय सेल हो रही है, वो होता है एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा, जो प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है, इनके जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कौन होते हैं? सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, प्राइमरी मार्केट में होता है। कैसे बताओ? प्राइमरी में कंपनी इशू कर रही है, हम खरीद रहे हैं, तो दो पार्टी कौन कौन है, एक इशूइंग कंपनी और एक इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब यहाँ पे वो जो हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, जो सेवर है, जिसने पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया। बात समझ में आ रही है? एक बात, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज क्रिएट तो होती नहीं, वो तो एक्सचेंज होती है। क्या होती है? अब माने जब कंपनी ने पहली बार शेयर लेके आए थे तो तुमने खरीदे थे, अब तुम बेचना चाहते हो उसे, और ये कन्हैया खरीदना चाहता है, तो अब तो इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में, माने हाउस होल्ड के बीच में क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है। यहाँ पे कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, प्राइमरी में होता है। ये कोई प्लेस होता है क्या अलग से कि ये प्राइमरी मार्केट है? ना 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 बेटा, आप जाओगे, ब्रोकर होते हैं, ठीक है ना, वो ब्रोकर प्रॉपर एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट डेवलप करके रखते हैं। आप क्लिक क्लिक करोगे, इस वाली टैब में जाओगे तो प्राइमरी मार्केट में घुस जाओगे, इस वाली मार्केट में जाओगे तो सेकेंडरी में घुस जाओगे। नमन भैया बता दो यार एक बार। चलो कोशिश करता हूँ कि शायद अगर आपको दिख जाए अभी, क्योंकि मैं ऐसे कोई तैयारी से तो आया नहीं था कि मेरे को आज ये चैप्टर पढ़ाना है। कराना तो मेरे को रिवीजन था, लेकिन वो तो एनवायरनमेंट को देखते हुए ये चैप्टर शुरू कराना पड़ा। ठीक है ना, रिवीजन कल करेंगे फिलहाल। हाँ जी, मान लिया बच्चों, ये ब्रोकर है अप स्टॉक्स। जैसे मान लिया मैं अप स्टॉक से डील करता हूं, तो ये अप स्टॉक्स ब्रोकर है, ठीक है ना। मैं सीधा किस में घुसा, इधर सेकेंडरी मार्केट में। किस में घुसा? ये सेकेंडरी मार्केट में वो सारी होल्डिंग है जो मेरे पास है, और मैं अगर इन्हें क्या करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ और बेचना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। आज तो खैर सैटरडे, सैटरडे और संडे मार्केट क्या रहती है, ऑफ रहती है, ठीक है ना। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहती है। टाइमिंग सुन लो, 9:15 ओपन चालू होती है और 3:30 तक चलती है। बात समझ में आ रही है? मतलब प्रॉपर प्रॉपर जो ट्रेडिंग चालू होती है वो 7 होती है। बाकी जो मूवमेंट होते हैं कुछ, मतलब ओपनिंग के पहले के भी कुछ ट्रेड्स होते हैं, है ना, तो वो जो सेटल होते हैं वो 9 बजे से, मतलब 9 के बाद से चालू हो जाते हैं प्रॉपर। मतलब मार्केट खुलती है 7 और 3:30 तक चलती है। अब मैं बता रहा हूं आपको कि क्या क्या कोई प्लेस होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? नहीं, कोई प्लेस नहीं होता। मैंने बोला ना कि मैं ब्रोकर, मैंने जैसे ओपन किया तो सीधा मैं किस में घुसा, सेकेंडरी मार्केट में। अभी अगर आपको प्राइमरी मार्केट में जाना है तो अलग टैब में जाना पड़ेगा। इधर बच्चों हल्का सा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा जान दो, बस आपको बताना चाहता हूँ, ये इन्वेस्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये आ गया आपका आईपीओ, है ना। आप इसमें जाओ, व्यू ऑनगोइंग आईपीओ लिखा हुआ है, ये हम इसमें चले गए, घुस गए बेटा किसमें, प्राइमरी मार्केट में। किसमें घुस गए? अब देखो इसमें ये डिटेल दिखा देगा कि कौन कौन सी कंपनी क्या करने वाली है, अपना आईपीओ लेके आने वाली है, किन किन का चल रहा है, किन किन का आने वाला है। तो इस तरीके से ये हम प्राइमरी मार्केट में आ गए। किस में आ गए?
मेरे को नहीं करना प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट, मेरे को तो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनमें ही बाय सेल करनी है, तो बाहर निकल जाओ, ये आ जाओ, ये आ गए आप सेकेंडरी मार्केट। इसमें आ गए। बताना ये चाहता हूं आपको कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कोई अलग से कोई प्लेस नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। अलग अलग टैब में जाओगे आप तो अलग अलग मार्केट में चले जाओगे। प्राइमरी में तो हो गया ये, प्राइमरी में तो हाँ, तो जब एक बार लिंक क्रिएट हो गया तो बार बार क्यों ही करना है? अब तो कौन पैसा बना रहा है? अब तो जो इन्वेस्टर है वो ही पैसा बना रहे हैं ना। भाई कंपनी को डेली रूटीन में पैसा तो नहीं चाहिए ना कि आज भी शेयर लेके आ रहे, वो कल को भी शेयर लेके आ रहे, परसों को भी शेयर इशू करेंगे। उन्हें प्रोजेक्ट लगाना है, उन्हें आज पैसा उठाना है, तो ठीक है ना। उसने किसको, जो हाउस होल्ड है और जो इन्वेस्टर है, उसे क्या कर दिया? लिंक कर दिया। उसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना था, उन्हें पैसा चाहिए था तो मिल गया। अब कंपनी तो अपने क्या कर रही है? ऑपरेशन चला रही है, बिजनेस कर रही है, पैसा बना रही है, और वो उसका इंपैक्ट किस पे आ रहा है? शेयर के प्राइस पे आ रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? खरीद बेच करके माहौल बना रहे हैं, मतलब पैसा कमा रहे हैं। बात समझ में आती है? हाँ जी। तो आई होप आपको फाइनेंशियल मार्केट समझ में आई होगी, और फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ मैंने उसके बच्चे कौन होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। हालांकि आगे तो डिटेल में हम पढ़ने वाले, लेकिन फिलहाल के तौर पे क्योंकि यहाँ पे उसका जिक्र है इनडायरेक्टली, दैट्स व्हाई मैंने बताया। क्योंकि क्रिएशन होता है किसमें? प्राइमरी में, और सेकेंडरी में होता है एक्सचेंज। और फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे क्रिएशन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है। अब फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, वो देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है। पहला फंक्शन बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। क्या कह रहा है वो? जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? रिसोर्सेज के एलोकेशन में। किसके एलोकेशन में? रिसोर्सेज के एलोकेशन में, कि रिसोर्सेज को हमें कहां पे एलोकेट करना है, किस कंपनी में लगाने हैं। ठीक है ना। और ये जो रिसोर्स है हमारे, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स की बात कर रहा है, ये छुट्टी के है कि स्केर्स है? मतलब लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड फंड्स को अपन लोग कहां पे क्या करें? एलोकेट करें, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करें, कहां पे इन्वेस्ट करें। ठीक है ना। यही काम किसका होता है? यही काम किसका होता है? फाइनेंशियल मार्केट का होता है, कि इकोनॉमी, इकोनॉमी के किस सेक्टर में कितना पैसा कहां पे जो हमारे है वो हम क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फोर इंपोर्टेंट फंक्शन। और ये काम ये चार फंक्शन के थ्रू होता है। पहला, पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग टाइम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। फाइनेंशियल मार्केट दो काम करती है, फर्स्ट हेडिंग ऐसा बोल रही है कि ये फंड्स को मूव कराने का काम कराती है, और फिर उन्हें क्या करती है? चैनलाइज कराती है। क्या कराती है? चैनलाइज का मतलब है कि उन्हें ठिकाने लगाना। ठिकाने इन द सेंस, गलत सेंस में मत सोचना। ठिकाने का मतलब है कि जहां पे हमने सोचा था वहां पे इन्वेस्ट करना। मोबिलाइज का मतलब है हाउस होल्ड की जेब से निकाल करके कहां तक लेके आना? बिजनेस फर्म्स तक लेके आना। तो ये तो हुआ मोबिलाइजेशन। क्या हुआ? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है ना। अब खाली मोबिलाइजेशन करके काम चल जाएगा, अब उसे चैनलाइज भी तो करना पड़ेगा ना। माने मोबिलाइजेशन का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पैसा वहां तक लेके आना है, माने फाइनेंसिंग। और चैनलाइजिंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है बात आपको? तो फाइनेंशियल मार्केट दो काम करती है, फंड्स को मोबिलाइज कराने का काम करती है, माने सेविंग को मोबिलाइज कराने का काम करती है, और चैनलाइज करने का काम करती है उनको किसमें? मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में। अपन लोग पैसा किधर लगाते हैं? जिधर सबसे कम रिटर्न आए, सबसे ज्यादा रिटर्न आए। इसीलिए तो वो शब्द लिखे उसने, चैनलाइजिंग टाइम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। और ये काम कौन करती है? ये किसके फंक्शन पढ़ रहे हैं हम? बिजनेस फर्म के फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट ही तो ये काम कराती है। कल चल के मेरे को कोई इंसान ये बोले, नमन इतना पैसा इधर लगाना है ना, ये पैसा इसको दे दे, मुझे तो ट्रस्ट नहीं है, मुझे तो नहीं है ट्रस्ट, कैसे दे दूं? वो पैसा लेके भाग गया तो? वॉरेन बफेट साहब क्या बोलते हैं? रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। कभी भी पैसा लूज मत करो। और रूल नंबर 2,
डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। लोग लालच में यही करते हैं, लालच में आकर के रूल नंबर 1 है ना उसको भूल जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इसी चीज को तो टैकल कर रहा है। मेरे को फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ट्रस्ट है, किसी एरे गैरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हाँ बोलो ना, मैंने उसको पैसा नहीं दिया, इंटरमीडिएशन तो वो भी कर रहा था, बिचौलिया तो वो भी बन रहा था। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, बिचौलिया ही तो है, क्योंकि लिंक क्रिएट कर रही है। बिचौलिया तो ये भी बन रहा था, लेकिन मेरे को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ना तो फंड्स मूव हो पाए और ना ही चैनलाइज हो पाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट ने जो ट्रस्ट क्रिएट करके दिया है उसी के बेसिस पे तो मैंने फंड्स को क्या किए, मूव किए, और फिर वो आगे क्या होंगे, चैनलाइज होंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट ही तो ये काम करवा रही है। क्या काम करवा रही है, फंड्स को मूव कराने का काम करा रही है। किसकी जेब से किसके पास तक, हाउस होल्ड की जेब से बिजनेस फर्म के पास तक, और फिर उन्हें चैनलाइज कराना है। क्या कराना है, चैनलाइज। ठीक है ना। बिजनेस फर्म्स भी तो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। क्या करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट में भी करती है, दूसरी कंपनीज के शेयर्स में भी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। कुछ कंपनीज तो होती ही ऐसी है जिनका काम ही क्या होता है, दूसरी कंपनीज में क्या करना, इन्वेस्ट करना। जैसे कैम्स है, कैम्स तो ये क्या करती है, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एएमसी कंपनी है। ये क्या करती है, जनता से पैसा उठाती है, जनता से पैसा उठाती है, और फिर क्या करते हैं, दूसरी कंपनीज के शेयर्स में क्या करती है, इन्वेस्ट। मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड वाले होते हैं उनका काम यही होता है, म्यूचुअल फंड वालों का। समझा क्या आपको। तो पैसा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और मूव होने के बाद चैनलाइज हो रहा है, माने मोबिलाइज हो रहा है और चैनलाइज हो रहा है। ये काम कौन करा रही है, फाइनेंशियल मार्केट। देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है किसमें, सेविंग को ट्रांसफर कराने में, किससे किस तक, सेवर से इन्वेस्टर। इट प्रोवाइड्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। फाइनेंशियल मार्केट ही तो वो प्लेटफॉर्म है जो हमें अलग अलग चॉइस देती है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देती है, कि तुम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। 5000 से ज्यादा कंपनी है भाई। ठीक है ना। ऑप्शंस किसको मिलते हैं, सेवर्स को, which helps them to invest or channelize their surplus funds into the most productive uses। जो इनको भी हेल्प करता है कि इनके फंड्स चैनलाइज होते हैं किसमें, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में। और यही काम फिर आगे कौन भी करती है, वो फर्म्स भी करती है। वो फर्म्स आउट ऑफ बॉक्स जाके भी कर सकती है, मतलब आउट ऑफ कैपिटल मार्केट भी, आउट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी जाके कर सकती है, या जो मैंने बताया म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती है वो वापस से फ्री से यही काम करती है, इसी के थ्रू। किसके थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। क्योंकि डीलिंग करने का तो तरीका यही है ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो यही है ना, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनली मुझे बताओ, आपको ये समझ में आया क्या फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन, कि वो एक तो मोबिलाइज कराने का काम करती है और चैनलाइज कराने का काम करती है। किसको, इंसानों को, फंड्स को। दूसरा, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। दरअसल क्या है बच्चों, आज सैटरडे है, वरना ये तो मैं अभी करके दिखा देता आपको। हाँ जी, वो कह रहा है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। थोड़ा सा मैं चेंज भी करूंगा, अभी आगे की जो क्लास होगी ना, वो मैं चेंज ऐसे करूंगा कि जो मैं क्लास रखूंगा ना, बिजनेस की क्लास रखूंगा, वो 9 के बाद रखूंगा। मतलब पहले इकोनॉमिक्स की करूंगा और बाद में बिजनेस की करूंगा, ताकि मैं आपको कुछ लाइव भी दिखा सकूं। क्योंकि अब मार्केट ओपन नहीं होगी तो फिर मैं आपको ज्यादा दिखा नहीं सकता उसमें। लेकिन अगर मार्केट ओपन होगी तो मैं बता भी सकता हूँ आपको इनके प्रैक्टिकल भी। ठीक है ना। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। सैटरडे संडे तो जान दो, मार्केट ऑफ रहती है। बाकी तुम्हें अभी चाहिए ना पैसा, अभी चाहिए पैसा, तो अभी मिल जाएगा, है ना। ये मार्केट ने इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रखी है, तुम अभी चाहो ना तो अभी क्या कर सकते हो, शेयर बेच सकते हो, और खाता तुम्हारे किसमें, वो सॉरी, पैसा तुम्हारे खाते में, और मतलब खाते में मतलब इन द सेंस कि जो ब्रोकर है उसके वॉलेट में, और वॉलेट से सीधा ट्रांसफर लगाओ किसमें, बैंक अकाउंट में। इससे ज्यादा और क्या जिंदगी में चाहिए लिक्विडिटी। ऐसा नहीं है कि शेयर खरीद लिए, पता नहीं कब के कब बिकेंगे, बिकेंगे भी नहीं बिकेंगे, कब के कब पैसा आएगा। अबे जब तुम चाहो, जब तुम चाहो। हाँ, अब माने क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, कोई और, जैसे वो थर्ड पार्टी जो अभी थोड़ी देर पहले वो ढोकला आया था ना कि उधर इन्वेस्ट करने का।
अब मान लिया चलो मैंने उसके कहने पे इन्वेस्ट भी कर दिया, अब मेरे को शेयर बेचने हैं, क्या करने हैं, लेट सपोज बेचने हैं मेरे को, मतलब ऐसे फालतू का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कंपैरिजन करा रहा हूँ कि ये कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है। तो कह रहा है कि हाँ वो आएगा, वो देखेगा, फिर प्रोसीडिंग करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, चलो बिक भी गए, वो दे देगा पैसे, 2-4 दिन बाद दे देगा, कुछ दे दिए कुछ नहीं दिए, ऐसा नहीं होता। इधर ऐसा नहीं होता, इधर ये नाटकबाजी नहीं है, ठीक है ना। जितना आप जो भी आप बेचोगे 80% पैसा तो तुम्हारे वॉलेट में तभी आ जाएगा, 20% नेक्स्ट डे आएगा। 80% तक की लिक्विडिटी है। कितने परसेंट तक की? 80% तक की लिक्विडिटी है। मतलब माने अगर 100 रुपए की शेयर आज बेचते हो तो 80 रुपए तो इमीडिएटली मिल जाएंगे आपको, इमीडिएटली। बाकी 20 रुपए कल तक आ जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है कौन? फाइनेंशियल मार्केट। पहला काम क्या है इसका? मोबिलाइज करती है और चैनलाइज करती है, एक बात। दूसरा काम क्या है इसका? इसने लिक्विडिटी क्रिएट करके रखी है मार्केट में। कैसे? फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। कुछ नहीं करना है यार, क्लिक क्लिक ही तो करना है आपको, ठीक है ना। सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करो, एक ऑप्शन आएगा बाय का, एक मतलब ऐसे मेरी बात को गलत मत लेना कि कुछ नहीं करना है, क्लिक क्लिक ही तो करना है ना। हाँ, दिमाग भी चाहिए, ठीक है ना। बाय सेल तो कोई भी कर देगा, क्लिक क्लिक तो, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि उसपे तुम वो बटन दबा सको ना, वो उतना कॉन्फिडेंस चाहिए इधर तुम्हारे दिमाग में, ठीक है ना। कि वो नॉलेज हो या नहीं है या नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? हेल्प करती है इजी परचेज एंड सेल में। किसकी किसकी इजी परचेज सेल में? फाइनेंशियल एसेट की। जब चाहो जब बाय कर सकते हो, जब चाहो जब सेल कर सकते हो। तो द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? लिक्विडिटी देती है आपको। तो फाइनेंशियल एसेट्स मतलब ये किसके लिए जनरेट करती है लिक्विडिटी? फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, क्योंकि उनको आप कभी भी क्या कर सकते हो? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ना, एज दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सैटरडे संडे तो मत बोलना, बाकी तो ठीक है ना, 9:15 से 3:30, है ना। और हफ्ते में 5 दिन, कभी भी जब चाहे आप आज खरीदे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इंट्राडे भी करते हैं। क्या करते हैं? आज के आज पोजीशंस क्या कर देते हैं? सेट ऑफ कर देते हैं। पोजीशन समझते हैं आपको? माने बाय और सेल, ठीक है ना। जैसे बाय वाली जो पोजीशन होती है उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, कि हमने लॉन्ग पोजीशन ली। क्या ली? लॉन्ग पोजीशन। अगर हमने कोई शेयर बाय करके रखे हैं तो इसका मतलब हमने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है। क्या ले रखी है? थोड़ा टेक्निकल है, शेयर मार्केट की टर्म से। अच्छा, अगर हमने बेच दिए तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने शॉर्ट पोजीशन ली। क्या ली? शॉर्ट पोजीशन ली, मैंने बेच दिए, ठीक है ना। तो अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इंट्राडे करते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है? उन्हें जो भी उन्होंने पोजीशन ली उसका रिवर्स करना होता है सेम डे में। माने अगर लॉन्ग पोजीशन ली तो शॉर्ट करना होता है 3:30 के पहले पहले, और अगर शॉर्ट पोजीशन ली तो क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो वो भी चीज करते हैं लोग, ठीक है ना। कह रहे सो द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट एट, ये तो पढ़ ही चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट है होल्डर ऑफ एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। जो होल्डर है एसेट का, माने कौन? शेयर होल्डर की बात कर रहा है। एसेट का होल्डर कौन होगा? शेयर होल्डर। कैन रेडिली सेल, वो क्या कर सकता है? आसानी से जब चाहे क्या कर सकता है? अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को, माने सिक्योरिटीज को। किसको? सिक्योरिटीज को बेच सकता है। किसके थ्रू? हाँ, फाइनेंशियल मार्केट के सिस्टम के थ्रू। मैकेनिज्म बोले तो सिस्टम, जो सिस्टम किसका है? फाइनेंशियल मार्केट का है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एक जमाना था कि जब इंसान को अगर अपने शेयर्स बेचने होते थे या खरीदने होते थे, तो उस केस में वो अपनी मम्मी को बोल देता, मम्मी मम्मी मैं जा रहा हूँ, दलाली स्ट्रीट जा रहा हूँ मैं, है ना। और एक शेयर ले रखा है, मान लिया उसने 10 रुपए का, मैं उसे बेचने के लिए जा रहा हूँ, माने बुढ़ाना से बेचने के लिए जा रहा है वो। टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं, नहीं 100 रुपये चलो ठीक है, हाँ जी, मुंबई तक जाना है, हाँ जी, तो 100 रुपये में तो जाया ही नहीं जाएगा। चलो वो कह रहे हैं कि सरकारी ट्रेन में चले जाएंगे भैया, तो जा सकते हैं। वैसे ज्यादा ही लगेगा पैसा, टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, और आपकी कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। लेकिन आज आपको
इस बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लिक क्लिक करना है। बिल्कुल, वो कह रहा है कि एक आपके पास हार्डवेयर डिवाइस होना चाहिए, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और हाँ, ठीक है जी। तो अब क्या है ना, जब से सिस्टम आया है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट ने ट्रांजेक्शन की कॉस्ट क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है ना, अभी आपको कोई भी शेयर्स अगर बेचने हैं तो बहुत कम कमीशन लगता है, वो भी ब्रोकर का। एक आध और चार्ज लगते हैं बाइंग पे और सेलिंग पे। बाइंग पे भी इन्होंने अभी लगाए चार्जेस, वरना बाइंग पे भी चार्जेस नहीं थे, खाली सेलिंग पे क्या थे, चार्जेस। एसटीटी वगैरह लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ब्रोकर का कमीशन लगता है, वगैरह वगैरह। ऐसे वो नहीं है, बहुत बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब 0.00। वो उसको इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लगते हैं ना, ब्रोकर के चार्जेस लगते हैं, एसटीटी लगता है बेचने पे, तो वो वगैरह। वो इतने चिल्लिया, मतलब चिल्लर अमाउंट होती है, कभी इधर मैंने मैंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसमें उसे कैलकुलेट करने का, कि उसे कैलकुलेट करे, क्योंकि चिल्लर अमाउंट होती है वो, अब उसमें ध्यान लगाएंगे तो फिर बाकी जो मेन जो जो असली जो माल है। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग चिंदीगिरी करते हैं, मतलब चिंदीगिरी इन द सेंस, कुछ है मेरे दोस्त फालतू के। हाँ, फालतू ही है वो। ठीक है ना, कितने कितने रुपए लगेंगे भाई उसके, मतलब 3 महीने के क्वार्टरली चार्जेस कितने लगते हैं ब्रोकर के। ब्रोकर के चार्जेस मेरे ख्याल से मैंने कभी देखे भी नहीं, 100-120 रुपए, या हद से 200 रुपए होंगे ब्रोकर के चार्जेस। ठीक है ना, अरे यार, पता नहीं फिर हम ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे उसमें, तो इतने तो उसमें चले जाएंगे, 120 तो उसमें चले जाएंगे, है ना, फिर वो बाय करेंगे, बाय में चले जाएंगे कुछ पैसे, जब फिर सेल करेंगे कुछ उसमें चले जाएंगे, फिर जो बाकी बचा उस पे एसटीसीजी लग जाएगा या एलटीसीजी लग जाएगा, यानी माने कैपिटल गेन लग जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अपने पास क्या बचेगा, सर टाइम पास कर रहा है फालतू में। ठीक है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना होता है। अबे, तेरे पास जो तेरे घर से तो नहीं जाएगा ना, तेरे को अकल होनी चाहिए। माने अगर तूने 10 लाख रुपए बनाए, तो वो जो जितने भी चार्जेस है वो 10 लाख में से तो जाएंगे। चार्जेस बहुत सारे हो गए, लेकिन है तो पिद्दी पिद्दी। अबे, तेरे घर में 8-9 कुछ तो आएंगे, तूने दिमाग लगा रखा है ये सब तो वहां चला जाए, चल तो फिर टाइम पास मत कर, निकल इधर से उठ। हाँ जी, वो कह रहा है बच्चों, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करती है बच्चों को, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। जो किसके बारे में, जो सिक्योरिटीज कहाँ पे ट्रेड हो रही है। आप जाओ, मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ। आप लेट सपोज कोई भी शेयर्स के लिए कोई भी शेयर के लिए जा रहे हो। आप डिटेल्स में जाओगे, ठीक है ना, और इधर क्या रहता है, एक सेक्शन रहता है, देखो न्यूज का। उस शेयर के उस स्क्रिप्ट, बेसिकली पता क्या होता है बच्चे लोगों, कि जैसे जितने भी जैसे शेयर्स होते हैं, इसको टेक्निकली फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, कि जब ये हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं ना, तो इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट, SCRIP स्क्रिप्ट। माने मेरे पोर्टफोलियो में अगर 20 शेयर्स पड़े हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ, या मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास 20 स्क्रिप्ट है। कितने स्क्रिप्ट है, माने 20 एंट्री है मेरे पास। समझ आ रही है, 20 एंट्री मतलब 20 शेयर्स में मैंने क्या करके रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है, 20 स्क्रिप्ट है मेरे पोर्टफोलियो में। समझ में आ रही है बात। तो अभी आपको जिस भी स्क्रिप्ट की जानकारी लेनी है, उस स्क्रिप्ट पे जाओ, और उसके बारे में जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन चल रही है, वो आपको बैक टू बैक इधर से पता पड़ जाएगा। देखो, जैसे मान लिया ये है, इधर मैंने खोला, तो इसमें ये जो रिलायंस पावर है, इसके बारे में इन्होंने, इसकी जो हाल फिलहाल की जो लेटेस्ट न्यूज है वो आ रही है, कि रिलायंस पावर स्टैंड अलोन दिसंबर 2023 नेट सेल्स एट रुपीज 2.75 करोड़। दिसंबर की जो स्टैंड अलोन सेल्स है रिलायंस पावर की, वो कितनी है, 3.25 करोड़ रुपए। ठीक है ना, तो ऐसे मतलब ये तो एक जस्ट वो है, ऐसे जो भी डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में क्या रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के बारे में, वो आप क्या कर सकते हो। हमें कहीं जाना पड़ा, मुझे कोई पैसा खर्च ही करना पड़ा, मैंने नेट का रिचार्ज तो फिर भी कराना था कि नहीं कराना था, से यस और नो, और कहीं जाना नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई।
जो चाहते हो आप वो मिल जाएगी, जो चाहते हो वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि जहां पे आप क्या कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हो, है ना। और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे टिकर टेप है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उसके जैसे, जहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर प्रॉपर फिल्टर लगा करके कि मेरे को ऐसी कंपनी, फिल्टर लगाया आपने कि ऐसी कंपनी फाइंड आउट करके दे कि जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ऊपर है, फिर उसमें जिनके नेट प्रॉफिट इतने से ज्यादा है, वो फिल्टर मार मार के आपको रिफाइन कर करके आपको कंपनी, फिर आप उनकी उनकी नेट प्रॉफिट चेक करोगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करोगे। बच्चों दो तरीके एनालिसिस होते हैं, जब हम किसी भी सिक्योरिटी में डील करते हैं तो दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के बारे में देखते हो, कंपनी कैसी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कितने प्रॉफिट बना के दिए, मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है भी या नहीं भी है, कहीं चोर तो नहीं है, ठीक है ना। उनके एक्शंस कैसे होते हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं, कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, कितना उन्होंने, उनके पास रिजर्व्स कितने हैं, असेट्स कितनी पड़ी है, आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या करने वाले हैं, ये सब होती है फंडामेंटल। ये फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी कंपनी के, और जब हम ये बार इनके बारे में देखते हैं तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी अच्छी है या नहीं है, लोग उन कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनका विजन क्या है ना, वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा, और ये सारी चीजें। लेकिन लेकिन टेक्निकल एनालिसिस होता है कि जो पैटर्न्स होते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उन चार्ट पैटर्न्स को जब हम एनालाइज करते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट थियरीज चलती है मार्केट में, ऐसे भी बोला जाता है और होता भी है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, माने किसी कंपनी के शेयर में एक चार्ट पैटर्न बना कोई, तो देर आर सो मेनी चार्ट पैटर्न्स, जैसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है ना, और आपका नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप विद हैंडल पैटर्न, हाँ हाँ। लेकिन प्रॉपर, अभी ये इसकी, अभी किसी को अगर नॉलेज नहीं है तो उसे समझेगा नहीं, उसे समझेगा नहीं, लेकिन अगर नॉलेज है तो उसे समझेगा कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, कहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है, V20 क्या होती है, ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है जिसके बेसिस पे क्या लिए जाते हैं, ट्रेड लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये सब की जानकारी होना और उसको समझना, और शेयर का प्राइस कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे आगे वो चलेगा, है ना, वो ये चीज समझना, ये सब क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस होता है। क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं तुम्हें सब ज्ञान दे क्यों रहा हूं, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है, फाइनेंशियल मार्केट से मिलती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपको कहीं अलग से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज भाई इंटरनेट का जमाना है, क्लिक क्लिक करो, जो चाहिए आपको वो निकल जाएगा, है ना, सेकंडों में। उधर उधर कुछ कोई तो इवेंट, कोई तो इंसिडेंट हुआ, इधर पूरी मार्केट में न्यूज रहती है। अब ऐसे नहीं कि कहीं तो जाना पड़ेगा आपको, किसी को तो पूछवाना पड़ेगा कि भाई पूछ के बताना, ये करना वो करना, मार्केट में इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको, किसके बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में, बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट, जो मार्केट में क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, माने वही लिस्टेड सिक्योरिटीज। इट हेल्प्स टू सेव टाइम, इससे आपका क्या भी बच जाता है, एफर्ट बच जाते हैं और पैसा बच जाता है, दैट बोथ बायर्स एंड सेलर वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू फाइंड ईच अदर, कि अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होती तो बायर को भी और सेलर को भी एक दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए ये तीनों चीजें लगानी पड़ती, टाइम लगाना पड़ता, एनर्जी लगानी पड़ती, एफर्ट्स लगाने पड़ते, और नो डाउट की पैसा भी लगता। सो द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म, तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है वेयर हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फर्म्स कैन फुलफिल देयर इंडिविजुअल नीड्स, जहाँ पे दोनों पार्टी अपनी इंडिविजुअल नीड्स क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। इसे पैसा इन्वेस्ट करना है, लगाना है, उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसे मार्केट से पैसा उठाना है, तो दोनों की नीड क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ऐसे ही कि कॉमन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है बच्चों फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। क्या है? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। आज के दौर में अभी ऐसा नहीं है कि प्राइस कभी तो एक दिन के बाद चेंज होगा या 6 घंटे के बाद चेंज होगा,
आज चलता है डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। क्या चलता है? डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। और प्राइस ऑन ऑन द स्पॉट, रियल टाइम बेसिस में, बैक टू बैक चिपक के, है ना, सेकंड माइक्रो सेकंड्स में क्या होता है? चेंज होता है। और वो किसके थ्रू चेंज होता है? वो किसके बेसिस पे चेंज होता है? डिमांड एंड सप्लाई के। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट में इनबिल्ड है, जिसकी हेल्प से हम डिमांड और सप्लाई को क्या कर पाते हैं? एक्चुअली में देख पाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में क्या निकलता है? प्राइस निकलता है। क्या निकलता है? प्राइस निकलता है शेयर का। तो ये प्राइस को फाइंड आउट करने में क्या करती है? हेल्प करती है। प्रॉपर किस शेयर में कितनी ट्रेडिंग हो रही है। अभी तो आज मैंने ऐसे दिखाया, आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं इधर ही कल अपना अकाउंट इसमें लॉगिन करूंगा, टैबलेट में लॉगिन करूंगा। कर तो रखा है, लेकिन मैं अभी दिखाना नहीं चाहता हूँ, कुछ एडजस्टमेंट करने से। हाँ जी। तो वो क्या कह रहे हैं बच्चों कि प्राइस की डिस्कवरी बैक टू बैक क्या हो जाएगी? बैक टू बैक हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स रहते हैं कि किस शेयर में कितनी डीलिंग हो रही है, किस स्क्रिप्ट में इस टाइम पे कितनी डीलिंग हो रही है, कितने बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं, कितने सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, है ना। फिर उनको काउंटर करके एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकलता है, जो सेकंड सेकंड में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है बैक टू बैक। आपको अभी प्राइस अगर आपको पूछवाना है तो किसको कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई, अपने अकाउंट में लॉगिन करो। आप नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है तो नहीं भी डीलिंग करते हो तो सीधा गूगल पे जाओ, क्लिक करो और आपको बैक टू बैक क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा। कितने चेंजेस हुए, है ना, कितना इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सारी चीजें, हाई कितना गया, लो कितना गया आज के दिन पे, ठीक है ना, कितना उसमें ट्रेड हो रहा है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। उसकी बेसिस पे प्राइस निकलता है। तो फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस ऑफ एनीथिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स के बच्चे हो आप, कोई बताने की बात नहीं होती, ठीक है ना। अब बिल्कुल एंड चल रहा है, और अगर अभी भी ये किसी को समझ में नहीं आता है कि डिमांड और सप्लाई से प्राइस कैसे निकलता है, तो अब तो साक्षात भगवान भी आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा इस टाइम पे, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट। वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो किस में हेल्प करती है? सिक्योरिटीज के प्राइस को फाइंड आउट करने में क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है ना। बैक टू बैक 4 फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। फर्स्ट वन इज मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स। दूसरा, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट्स। तीसरा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड द लास्ट वन इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। एक बार देख लेते हैं 4 फंक्शन एमटी की हेल्प से। फंक्शन है बच्चों फाइनेंशियल मार्केट के, और आपको कोई हैरानी ना हो कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। आएगा तो कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, बस आपको समझ जाना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क करती है, कैसे रन करती है, तो आप उसके फंक्शन भी लिख पाओगे। और इसकी एमटी है एमपी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी। एमपी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी। एम फॉर मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन। पी फॉर प्रोवाइड लिक्विडिटी। एमपी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी मत लिख देना, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अपने मन से ऐसा बोलना, एक वर्ड और एड ऑन करके, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। और डिस्कवरी एक ही अलग है, हाँ जी। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी या हेल्प्स इन प्राइस डिटरमिनेशन, ऐसे वगैरह भी आप लिख सकते हैं। 4 फंक्शन होते हैं किसके? फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना। ये देखो एक बार, फाइनेंस आज नहीं करा रहा हूं, हो गया बस। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप की होती है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल के भी 2 बच्चे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो मैंने अभी बताए थे आपको। वो किसके बच्चे होते हैं? कैपिटल के। माने वहां पे नहीं बोल सकता था मैं आपको कैपिटल मार्केट, अभी वो तो कल समझाऊंगा तो तब समझ में आएगा। फाइनेंशियल मार्केट के 2 बच्चे, एक मनी बच्चा, एक कैपिटल बच्चा। कैपिटल के 2 बच्चे, प्राइमरी बच्चा, सेकेंडरी बच्चा। ये सारे बच्चे कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।